देखिए, कल हमने बात की थी सेक्शन 10 और सेक्शन 11 को हमने कंप्लीट किया और हमने सेक्शन 12 के बारे में बात की कि जो सेक्शन 12 है वो लोकेशन अरे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। आप सब फर्स्ट अटेम्प्ट सीए में इंटर क्रैक करेंगे और ऑल इंडिया रैंक भी आएगी आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 12 हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था और सेक्शन 12 जो है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करता है और डोमेस्टिक सप्लाई के केस में मतलब जब सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों की लोकेशन इंडिया में हो तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट से। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 से लेके सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 और मैंने इसको दो कैटेगरी में प्रोविजंस को डिवाइड किया। एक कैटेगरी मैंने बनाई 12 सबसेक्शन 2 की और दूसरी कैटेगरी बनाई 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14। 12 सबसेक्शन 2 की कैटेगरी को मैंने बड़े भैया का नाम दिया और मैंने आपको बोला कि बड़े भैया मदद के लिए तब आएंगे जब चिंकू पिंकू से काम नहीं चलेगा, मतलब 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14 तक अगर आपका काम नहीं चला तो फिर मदद के लिए कौन आगे आएगा? बड़े भैया आगे आएंगे, 12 सबसेक्शन 2 आगे आएगा। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट रूल। यानी मैंने कल आपको एक नोट भी लिखाया कि 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14 के हिसाब से अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ना निकल पाए तो 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से निकाल लेना, तब डिफॉल्ट रूल की मदद लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफॉल्ट रूल, कि डिफॉल्ट रूल क्या कहता है। 12 सबसेक्शन 2 इसे जनरल रूल भी कहते हैं या इसे डिफॉल्ट रूल। और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, डोमेस्टिक प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के प्रोविजंस क्या कहते हैं कि या तो सर्विस B2B होगी या सर्विस B2C होगी। ध्यान दीजिएगा, या तो सर्विस B2B होगी या सर्विस B2C होगी। B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पे इस बात का क्या रेलेवेंस, यहाँ पे इस बात का क्या मतलब बोला कि B2B का मतलब वेयर recipient of service is registered under GST। जहां पे रिसिपिएंट ऑफ सर्विस GST लॉ में रजिस्टर्ड है उसके पास GST रजिस्ट्रेशन है। B2C where recipient of service is unregistered। यहां पे B2C मतलब जहां पे रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अनरजिस्टर्ड है। मतलब अगर मैं कहूं कि सर्विस B2B दी गई, इस बात का मतलब है कि सर्विस लेने वाला व्यक्ति GST लॉ में रजिस्टर्ड है। अगर मैं बोलूं कि सर्विस B2C दी गई, मतलब सर्विस लेने वाला GST लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, ही इज अनरजिस्टर्ड, मतलब नॉट रजिस्टर्ड अंडर। लेने वाला रजिस्टर्ड है और सर्विस लेने वाला अनरजिस्टर्ड है। अब जब मैं ये कहूं कि सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड है B2B, तो एक बात बताइए, सर्विस देने वाले की बात क्यों नहीं की? यहां पर सर्विस देने वाला रजिस्टर्ड है या सर्विस देने वाला अनरजिस्टर्ड है, ये बात यहां पर क्यों नहीं बोली? केवल रिसिपिएंट की बात क्यों कर रहे हैं? सप्लायर कैसा भी होगा चलेगा या उसको तो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें और बताएं। रजिस्टर ही होना चाहिए, क्यों? हाँ देव,
हाँ, क्योंकि अगर हमारा सप्लायर ऑफ सर्विस रजिस्टर है तभी तो वो जीएसटी पे करेगा, और अगर उसे जीएसटी पे करना है तभी तो उसके लिए हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालेंगे। अगर सर्विस देने वाला सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है, देने वाला ही सर्विस देने वाला ही टैक्सेबल पर्सन नहीं है, बात ही खत्म ना। इफ आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और मैं आपको अगर सर्विस दूं तो कोई मैटर ही नहीं है ना, कोई मुद्दा ही नहीं है, बात खत्म। क्योंकि अगर सर्विस देने वाला अनरजिस्टर्ड है तो क्या पैरामीटर पूरे होंगे क्या? नहीं। और नहीं होंगे तो क्या जीएसटी लेवी होगा? नहीं। और जब जीएसटी ही लेवी नहीं हो रहा है तो फिर क्या प्लेस ऑफ सप्लाई और क्या टाइम ऑफ सप्लाई? तो मान के चलेंगे कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का सवाल आया है, मतलब क्या सप्लायर ऑफ सर्विस कैसा है, क्या माने? रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सप्लायर ऑफ सर्विस तो रजिस्टर्ड है, तो रिसिपिएंट की बात यहां। अगर सर्विस देने वाला रजिस्टर्ड और सर्विस लेने वाला भी रजिस्टर्ड, देने वाला तो होगा ही रजिस्टर्ड, देने वाला सर्विस रजिस्टर में जीएसटी में रजिस्टर्ड है और सर्विस लेने वाला भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। यानी किसकी लोकेशन? रिसिपिएंट की लोकेशन। ठीक है, दो केस। एड्रेस ऑफ recipient of service is available with supplier of service। यानी सर्विस लेने वाला अनरजिस्टर्ड है लेकिन सर्विस देने वाले के पास रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है। अगर रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी location of recipient of service, and if address of recipient of service is not available with supplier of service, then place of supply of service shall be लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। अगर सर्विस लेने वाले की एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर सप्लायर की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। एक बार ये ऐसा डायग्राम नोट करें, फिर मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ, बात और समझ में आएगी। स्टिल कोई डाउट होगा तो फिर से पूछिएगा, एक बार नोट करें। नोटेड? हमारे सीए में बबलू प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं इसका मतलब ये हो गए कॉस्ट कंसल्टेंट। और कॉस्ट कंसल्टेंट क्या है? आम बेचता है, सर्विस देता है? सर्विस देता है। और इनके कस्टमर हैं मिस्टर चुनीलाल। ठीक है, ये हो गए रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। एंड बबलू हैं जयपुर के और चुनीलाल हैं नागपुर के। एंड चुनीलाल जी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मुझे बताइए
इट इज B2B सर्विस और B2C? इट इज B2B, B2B। और अगर B2B सर्विस है तो व्हाट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? What would be place of supply of service? Nagpur. And location of supplier of service क्या होगी? जयपुर। तो क्या लग जाएगा? IGST। केस 1, केस 2, मिस्टर चुन्नीलाल इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। मिस्टर चुन्नीलाल अनरजिस्टर्ड है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन जो हमारे सीएमए बबलू हैं वो बहुत बिग शॉट, ही इज अ बिग शॉट, बहुत बड़े आदमी है, समय उनके पास नहीं है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो अगर चुन्नीलाल जी को कॉस्ट कंसल्टेंसी लेनी है तो उन्होंने क्या किया? मिस्टर बबलू से अपॉइंटमेंट लिया। और जब मिस्टर बबलू से अपॉइंटमेंट लिया तो बबलू के पास एड्रेस ऑफ चुन्नीलाल जी इज अवेलेबल, क्योंकि उनके रजिस्टर में किसका नाम पता लिखा था? चुन्नीलाल जी का। अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहते हैं। नाउ इट इज सर्विस B2B और B2C? इट इज B2C। लेकिन B2C के केस में कौन सा केस है ये? जब रिसिपिएंट ऑफ सर्विस का एड्रेस अवेलेबल है। अगर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस का एड्रेस अवेलेबल है तो व्हाट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? नागपुर। नागपुर। केस 3, एड्रेस ऑफ चुन्नीलाल जी is not available with CMA Bablu and Mr. Chunnilal is unregistered। सर्विस कैसी है? B2B, B2C? और व्हाट वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? और इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस भी क्या है? जयपुर। क्या लगेगा? बात समझ में आई? प्रोविजन का मतलब समझ में आया? B2B to C। चलिए, तो ये थे कौन? हमारे बड़े भैया। ठीक है, ये हमारे कौन थे? बड़े भैया। और बड़े भैया को कब बुलाएंगे हम? जब चिंकू पिंकू से केस हैंडल नहीं होगा। तो अब समझते हैं चिंकू पिंकू के बारे में कि ये चिंकू कौन, पिंकू कौन, टिंकू कौन। ठीक। और इनमें सबसे पहला सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं 12 सबसेक्शन 3, है ना? 12 सबसेक्शन 3। खास बात, 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14, ये सारे सेक्शंस पर्टिकुलर अलग अलग स्पेसिफिक नेचर ऑफ सर्विस की बात करेंगे। 12 सबसेक्शन 3 पर्टिकुलर एक सर्विस की बात करेगा, 12 सबसेक्शन 4 अलग सर्विस की बात करेगा। तो दीज आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक नेचर ऑफ सर्विस। विशेष तरीके की सर्विस के बारे में बात करता है 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14।
पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज द 12 सबसेक्शन 3? 12 सबसेक्शन 3 को समझेंगे और 12 सबसेक्शन 3 के लिए नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे नोट्स, और देखिए 12 सबसेक्शन 3 सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट और वेसल। यानी अगर कोई सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को किराए पे देना, रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट क्या काम करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होता है या नहीं होता है रियल एस्टेट एजेंट का? आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, ये सारे लोग क्या कैसी सर्विस देते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस देते हैं। यानी अगर कोई सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो कौन से सेक्शन की मदद लेनी है प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए? 3। जो ये बोलेगा वो करना है। बड़े भैया को बुलाएंगे? नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस से रिलेटेड सर्विस के लिए 12 सबसेक्शन 3, या फिर सर्विसेज रिलेटेड टू बोट और वेसल। क्या मतलब है बोट वेसल से रिलेटेड सर्विसेज का, अभी समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं what are these immovable properties related services। ठीक है, पहले नेचर ऑफ सर्विस के बारे में बात करेंगे, फिर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना सीख। तो नेचर ऑफ सर्विस क्या कहती है? सर्विसेज प्रोवाइडली डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस जो प्रोवाइड करता है, कौन? आर्किटेक्ट करता है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज। इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, सर्वेयर आपने देखा है, वो जगह जगह का सर्वे करना, इकोलॉजिकल सर्वे, अलग अलग तरीके के सर्वे होते हैं। यहाँ पे गोल्ड माइन हो सकती है या नहीं हो सकती है, यहाँ पे भूकंप आएगा या नहीं आएगा, ये लैंड फर्टाइल है या नहीं है, अलग अलग तरीके के सर्वे होते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्वे करने वाला व्यक्ति भी प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए कौन से सेक्शन को रेफर करे? 12 सबसेक्शन 3 को रेफर करें। इंजीनियर एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट्स तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस दे। रियल एस्टेट एजेंट और किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर राइट टू यूज किसी को दिया या इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट किसी को दिया तो वो भी कौन से सेक्शन में आएगा? 12 सबसेक्शन 3 में आएगा। यानी ये देखिए, ये मतलब यहाँ पे क्या है बताने का कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को, बिल्डिंग को, किसी खाली जगह को किराए पे दीजिए, आप आर्किटेक्ट का काम करिए, आप इंटीरियर डेकोरेटर का काम करिए, आप रियल एस्टेट एजेंट का काम करिए, आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हम निकालेंगे 12 सबसेक्शन 3 से। नाउ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन। लॉजिंग अकोमोडेशन समझते हो? ये होटल, गेस्ट हाउस, इन, होम स्टेज, क्लब, कॉम्पोजिट, वेसल्स। होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, ये तो आप समझेंगे कि अकोमोडेशन से रिलेटेड सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। बट वेसल, वेसल अकोमोडेशन, वेसल में जाके, वेसल मतलब जहाज में जाके कौन रहता है? रहता है। यस उत्कर्ष? हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े क्रूज होते हैं, बड़े बड़े क्रूज हैं। और मतलब वन टाइम everyone should experience this cruise. I have done my experience, आपको भी फ्यूचर में करने को मिलेगा, जरूर करिएगा। बहुत बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है क्रूज का, तब अपने आप में पूरी दुनिया है वो एक क्रूज। तो ये जो क्रूज होते हैं ये भी अकोमोडेशन की सर्विस देते हैं, मतलब खाना पीना, खेलना कूदना, सोना, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर क्रूज। ठीक है, वो वेसल वहां पे बात की। इसी तरीके से बोट, होम स्टे, ये होम स्टे वैसी ही चीज है। बोट, आपने ना केरला का नाम सुना है सबने? केरला,
सुना, सबने सुना है? केरला बैक वाटर्स, ये सुना है? केरला में बैक वाटर, जैसे एलएपी करके एक जगह है, तो वहां पे क्या होता है, ऐसी पर्टिकुलर होम स्टेज है, बोट है, यानी आप एक बोट होती है, वो बोट नहीं, जैसा क्रूज मतलब तो बड़े जहाज, बड़ा जहाज, बोट मतलब एक छोटा बोट होता है, होम स्टे, उसमें किचन, आपका खेलना कूदना, रूम वगैरह सब बने होते हैं, और वहां पे आप 3 से 4 दिन 5 दिन रह सकते। तो वो जो बोट्स हैं केरला में, जो इट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एलएपी, वहां पे आप होम स्टे कर सकते हो, वहां पे आप बोट्स में 3 से 4 दिन रह सकते हो। तो वो बोट्स भी आपको क्या करती है, अकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। और एक बात बताइए, जब बोट्स अकोमोडेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी या क्रूज आपको अकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो क्या खाना खाने समुद्र में छलांग मारेंगे हम, या वो भी सब वहीं मिलेगा? हाँ, लेकिन अगर क्रूज में केवल खाना और सोना है, तो फिर तो अपना घर ही अच्छा है, यानी कुछ और एक्टिविटीज भी होंगी नहीं होंगी वहां पे? तो ये सब क्या करते हैं, मतलब अकोमोडेशन और अकोमोडेशन से रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज। अब एक बात मेरी ध्यान, जैसे जैसे क्रूज है, क्रूज अकोमोडेशन देता है और खाना भी देता है, और आपको एंटरटेनमेंट की सर्विसेज भी देता है। यानी क्रूज ने आपको क्या दिया, सर्विस और गुड्स और सर्विस, 3 चीज दी ना, मतलब कॉम्बिनेशन दिया या नहीं दिया? दिया। ध्यान से सुनिएगा, क्रूज ने आपको कॉम्बिनेशन दिया। मुझे बताइए, ये कॉम्बिनेशन को मैं कॉम्पोजिट सप्लाई कहूं या मिक्स्ड सप्लाई कहूं? वेरी गुड, कॉम्पोजिट सप्लाई कहें। और हु इज द बॉस हियर? अकोमोडेशन इज। नाउ नेक्स्ट वन, इसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग, आजकल आपने सुना होगा डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, सुना है? डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, इसी तरीके के रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ कोई कॉन्फ्रेंस हो गई या कुछ, तो लोग होटल बुक कर देते हैं या बड़े बड़े कॉरपोरेट्स रिसोर्ट्स बुक कर देते हैं। तो वो रिसोर्ट्स और होटल्स आपको किसी भी सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, बिजनेस फंक्शन, मैरिज रिसेप्शन से रिलेटेड क्या देते हैं, केवल अकोमोडेशन देते हैं या एंसिलरी सर्विसेज भी देते हैं? तो अगर हमें कहीं पे अकोमोडेशन मिल रहा है, या अकोमोडेशन से रिलेटेड आपको कहीं पे एंसिलरी सर्विसेज मिल रही हैं, इससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज, अकोमोडेशन से रिलेटेड अगर एंसिलरी सर्विसेज मिल रही है, जैसे मान लीजिए बारात ली मेरिडियन में रुकी, तो खाना खाने क्या पड़ोस ढाबे में जाएंगी? नहीं। और केवल खाना ही खाएंगे या बाकी फैसिलिटीज भी रिसोर्ट्स की यूज करेंगी? हाँ, तो फिर अकोमोडेशन और अकोमोडेशन से रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज की अगर कहीं पे बात आ जाए, अकोमोडेशन कहां पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, और उससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज की बात आ जाए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए कौन सा सेक्शन काम में लेना है, 12 सबसेक्शन 3। और 12 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, What would be the place of supply of service? बड़ा आसान, बड़ा सिंपल, ठीक है, यहाँ पे कोई B2B कोई B2C नहीं देखना। बोला अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी बोट या वेसल से रिलेटेड सर्विस की बात आ जाए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस किसे मान लेना, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोट या वेसल लोकेटेड, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोट या वेसल, जहां भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट या वेसल लोकेटेड हो, उसी को क्या मान लेना, प्लेस ऑफ सप्लाई
बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर हो, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां है? इंडिया के बाहर। मान लीजिए आप एक इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जिस बिल्डिंग की इंटीरियर डेकोरेशन आप कर रहे हैं वो दुबई में है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां स्थित हो गई? इंडिया के बाहर। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मान लेना? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, बात और समझ में आएगी। नहीं समझ में आए तो फिर डाउट पूछेंगे। नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि मैंने यहां से इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज दी और इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कैसे हुई? सर्विस मंगवा तो रही नहीं हम वहां से, है ना? चलिए क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 आपके सामने। मिस्टर एक्स located in Chennai engaged the services of Y an architect in Chennai। सर्विस देने वाला कौन है यहां पे बताओ? Who is supplier of service? Who is supplier of service? इतना मुश्किल है ये? आयुषी, who is supplier of service here? मिस्टर वाई, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। मिस्टर वाई इज अ सप्लायर ऑफ सर्विस और मिस्टर एक्स इज अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। क्या आपको ये डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विस का केस लग रहा है उत्कर्ष? सर्विस देने वाला लेने वाला दोनों इंडिया में है। मिस्टर एक्स रिक्वेस्ट हिम टू मेक डिजाइन ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स टू बी कंस्ट्रक्टेड इन कोची। इस लाइन को पढ़ के क्या आपको ये समझ में आता है क्या कि ये सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है? समझ में आता है? समझ में आता। मिस्टर वाई प्रोवाइड ड्राइंग एंड डिजाइन इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एट कोची। यानी प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था? क्या देखना है, ये गुड्स का केस है या सर्विस का? डोमेस्टिक है या क्रॉस बॉर्डर? डोमेस्टिक। और फिर नेचर ऑफ सर्विस, कौन सी नेचर है ये सर्विस की? इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस होती है, तो वेयर इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड? कोचीन। तो व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? कोचीन। और लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस? नहीं, तो फिर कौन सा टैक्स लगेगा? समझ में आ गया क्या कंसेप्ट? एक और बात, अगर मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है पर आने वाली है, मतलब नॉट ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बट येट टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माने? जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी। वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, मेरे यहाँ पे तो नेट कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर है। अभी भी ब्रेक हो रही है? अब सही है, ठीक है। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, एग्जिस्टेंस में नहीं आई है बट आने वाली है, येट टू बी कंस्ट्रक्टेड,
तो फिर किसे प्लेस ऑफ सप्लाई माने? जो जहां आने वाली है। तो फिर कैसे बोलेंगे उत्कर्ष? जिस जगह पर इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होने वाली है या आने वाली है, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 31 करेंगे। मिस्टर रोहित रजिस्टर्ड पर्सन इन जयपुर, he went to Kolkata and stays in Taj Hotel at Kolkata. He also availed ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज एट होटल। वो ताज होटल में गए और ताज होटल कोलकाता में उन्होंने अकोमोडेशन की सर्विस ली और ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ली। एक बात बताइए, अकोमोडेशन था इसलिए ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया या ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना था इसलिए होटल ताज में जाके रुक गए? कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया ना। तो प्रिंसिपल नेचर क्या है? अकोमोडेशन इन होटल, अकोमोडेशन इन होटल, ठीक है। चलिए तो अब मुझे बताइए, क्या ये डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है क्या? सप्लायर ऑफ सर्विस की लोकेशन कहां है? वेरी गुड, कोलकाता। और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी क्या मानूं? ठीक है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है? कोलकाता। तो क्या लग जाएगा? एसजीएसटी प्लस एसजीएसटी। समझ में आ गई बात? अब एक और चलिए ये वाला एग्जाम्पल करेंगे। आपके नोट्स में जो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आप अपने प्रैक्टिस के लिए खुद से करके देख सकते हैं। मैं क्लास में आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन करवाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे हमारा स्टडी मटेरियल कवर हो जाता है और वो आपके ऊपर भी लोड कम हो जाता है कि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हमने क्लास में साथ से साथ कर लिए हैं, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है, तो वो मैं आपको अपने नोट्स के एग्जाम्पल से करवा देती हूँ। मिस्टर एक्स एक कंसल्टिंग इंजीनियर है बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, रेंडर्स प्रोफेशनल सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वाई बेंगलोर। ठीक है, मुझे बताइए सर्विस देने वाला कहां का है? मुंबई का। और सर्विस लेने वाला कहां का है? दिखावे पे नहीं जाएं, अपनी अकल लगाएं, वापस पढ़ें सेंटेंस। बेंगलोर का है ना? यानी डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विस है या नहीं है? अगर सर्विस लेने वाला ऑस्ट्रेलिया का होता ना, तो फिर हम सेक्शन 12 नहीं लगाते, फिर हम कौन सा सेक्शन लगाते? 13। ये सेक्शन 12 लग ही क्यों रहा है? क्योंकि सर्विस देने वाला लेने वाला दोनों इंडिया के हैं। जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस दी जा रही है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया होती तो व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस किसको माने? रिसिपिएंट की लोकेशन, दैट इज कॉल्ड। समझ में आई बात? तो कौन सा टैक्स लगेगा? किसी को प्रोविजन नहीं समझ में आया है तो पूछें प्लीज। कोई डाउट? एक और बात,
मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंटीरियर डेकोरेटर हैं, ये हैं मुंबई के और इनको होटल ताज मुंबई ने हायर किया है। और एक बात बताइए, क्या इंडिया में होटल ताज केवल मुंबई में है? नहीं, इंडिया में बहुत सारी जगह पे, ठीक है। मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी इनकी दिल्ली में है, एक केरला में है, एक बेंगलोर में है। तो ये मुंबई के इंटीरियर डेकोरेटर को होटल ताज मुंबई ने कॉन्ट्रैक्ट दिया 1 करोड़ रुपए का, इंटीरियर डेकोरेटर करना है। मुझे बताइए सर्विस देने वाला कहां का है? मुंबई का। और सर्विस लेने वाला कहां का है? सर्विस लेने वाला मुंबई। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है? डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में। यानी 1 करोड़ रुपए केवल दिल्ली की प्रॉपर्टी को इंटीरियर डेकोरेट करने के मिल रहे हैं, या तीनों के लिए मिल रहे हैं 1 करोड़ रुपए? दिल्ली, केरला, बेंगलोर, तीनों के लिए मिल रहे हैं। दिल्ली के लिए भी, केरला के लिए भी, बेंगलोर के लिए। तो बताइए मुझे क्या करें, इसको क्या माने? सर्विस कैसी है? मुंबई से दिल्ली के लिए दी, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली को माने, केरला को माने, बेंगलोर को माने, किसको माने? या तीनों को मानना चाहिए? तीनों को मानना चाहिए। तीनों को मानना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर तीनों को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे तो इस 1 करोड़ रुपए को क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बाइफरगेट करना पड़ेगा। कैसे करें बाइफरगेट? अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है 1/3 1/3 1/3 तो वैसे कर लो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 40% पैसा दिल्ली वाली प्रॉपर्टी के लिए है, 40% पैसा केरला वाली प्रॉपर्टी के लिए है और 20% पैसा बेंगलोर वाली प्रॉपर्टी, तो क्या माने? 40 लाख वैल्यू किसके लिए? दिल्ली के लिए। 40 लाख और 20 लाख बेंगलोर के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बाइफरगेशन है तो वैसे बांट दीजिए, और नहीं है बाइफरगेशन तो इक्वल इक्वल कर दीजिए। इस हिसाब से वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, पढ़िए एक बार ये लास्ट वाला पैरा इसका। कैसे डिवाइड करें? एज पर कॉन्ट्रैक्ट और अदर रीजनेबल मीन्स। एज पर कॉन्ट्रैक्ट और अदर रीजनेबल मीन्स। बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट है तो पूछे। किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगले सर्विस के ऊपर बात करेंगे और हमारी अगली सर्विस है 12 सबसेक्शन 4। 12 सबसेक्शन 4 कुछ ऐसी पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में बात करता है जिन सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए किसी भी
रिसिपिएंट की पर्सनल प्रेजेंस जरूरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस दे रहा है तो सर्विस रिसीव करने वाले को की पर्सनल प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आपको कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है तो रेस्टोरेंट सर्विस लेने वाले की फिजिकल प्रेजेंस चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आप पर्सनल ग्रूमिंग की सर्विस लेते हैं तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए या नहीं चाहिए सर्विस लेने वाले की? तो 12 सबसेक्शन 4 कुछ ऐसे परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस की बात करता है जिन सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए रिसिपिएंट की फिजिकल प्रेजेंस, पर्सनल प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हो सकती है, बट 12 सबसेक्शन 4 में क्या मैंने बोला, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हो सकती है जब सर्विस लेने वाले की पर्सनल प्रेजेंस चाहिए। लेकिन 12 सबसेक्शन 4 ने कुछ पर्टिकुलर नाम, उन्हीं को हम इसमें कवर करेंगे। कौन कौन से नाम? रेस्टोरेंट सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी, हेल्थ, इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। ये सारे नाम पढ़ के मुझे बताइए, आपको भी लगता है क्या कि अगर इन सर्विसेज को परफॉर्म करना है तो फिर रिसिपिएंट की पर्सनल प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए? ठीक है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? बड़ा आसान, बड़ा सिंपल, जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की गई। व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 32, मिस्टर नवाब, a person staying in Dubai, Mr. Nawab, a person staying in Dubai, trained for the purpose of grooming of horses in Chennai. Trained for the purpose of grooming of horses in Chennai. मुझे बताइए, क्या ये डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है क्या? क्यों नहीं है उत्कर्ष? हाँ, ये सेक्शन 12 का केस ही नहीं, 13 का केस है, इसे छोड़ेंगे। अगर ये दुबई में न रह के दिल्ली में रहता तो चलेगा, डोमेस्टिक होता। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती? जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एग्जाम्पल नंबर 33 करेंगे। मैसर्स कट लिमिटेड, प्रोवाइडर ऑफ हेयर कटिंग सलोन सर्विसेज लोकेटेड इन मुंबई। यानी सर्विस देने वाला कहां लोकेटेड है? मुंबई में। और ये ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस है या नहीं, हेयर कटिंग सलोन सर्विस? मिस्टर प्रीतम केम फ्रॉम झारखंड टू मुंबई आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ हेयर कट। ये भी बड़े दीवाने हैं हेयर कट के। और कहां से कहां आ गए? झारखंड से मुंबई। यानी सर्विस लेने वाला कहां का है? डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है या नहीं? और 12 सबसेक्शन 4 ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस का केस है या नहीं? तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? तो यहां पे हमने किस किस को कवर किया? ब्यूटी ट्रीटमेंट, ठीक है, और ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, फिटनेस, पर्सनल ग्रूमिंग। अगली बात करेंगे।
ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज 12 सबसेक्शन 5। एक बात बताइए, ट्रेनिंग वर्ड सबको पता है ना, ट्रेनिंग क्या होती है? आप हाँ, बहुत तरीके की ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग देने वाला, एक ट्रेनिंग लेने वाला। परफॉर्मेंस अप्रेजल पता है आपको? परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस क्या होती है? जैसे जैसे मान लीजिए ये उत्कर्ष है, ये कंपनी में अभी असिस्टेंट जनरल मैनेजर है और कंपनी इनको जनरल मैनेजर बनाना चाहती, प्रमोशन देना चाहती। कंपनी इनको प्रमोशन देगी तो इनकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। और कंपनी में इनको एक सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे कंपनी बिठाना, तो कंपनी को ये चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि ही इज एलिजिबल पर्सन और नॉट, डज ही हैव सच कैलिबर कि इनको प्रमोट करना चाहिए? ये कंपनी को चेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो कंपनीज क्या करती हैं, मान लीजिए ये नेस्ले कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, तो नेस्ले कंपनी क्या करती है? नेस्ले कंपनी ने डीसीसी को हायर किया, इसलिए उत्कर्ष की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए। ये अप्रेज मतलब चेक करना, ठीक है? उत्कर्ष की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए हमें हायर किया गया, ताकि आप ये पता लगाओ कि क्या उत्कर्ष में पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, ये बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ दिमाग लगा रहे हैं या ऐसे ही बस हंसे जा रहे हैं, तो क्या रीजन है, इनको प्रमोट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज नेस्ले कंपनी को कौन दे रहा है? डीसीसी। समझ में आया नेचर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? किसी दूसरे की परफॉर्मेंस को अप्रेज करने की सर्विस। समझ में आई? जब भी ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज की बात हो, बड़ा आसान, क्या देखना? सर्विस कैसी है, B2B है या B2C है? अगर B2B सर्विस है, क्या पढ़ा था हमने? B2B सर्विस थी तो क्या था हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? डिफॉल्ट रूल में क्या पढ़ा था B2B में? वेरी गुड, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। और अगर B2C है तो वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली, यानी ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज B2B दी गई तो रिसिपिएंट की लोकेशन, और अगर B2C दी गई तो जहां सर्विसेज एक्चुअली हुई। ठीक है, ये 12 सबसेक्शन 5। एक बात बताइए, यही चिंकू पिंकू टिंकू है, यानी ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज की बात आए तो बड़े भैया को बुलाओगे या 12/5 के हिसाब से चलोगे? 12/5 के, ठीक है। रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, हेल्थ की सर्विसेज की बात आई तो 12/4 का हिसाब चलाओगे या बड़े भैया को बुलाओगे? 12/4। क्वेश्चन करेंगे, 12/5 का क्वेश्चन करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 34, आज की क्लास का आखिरी कंसेप्ट। मिस्टर ए लोकेटेड एट कोलकाता provides training at Kolkata to employees of Infosys Limited
विच इज रजिस्टर्ड एट मुंबई। मुझे बताइए सर्विस देने वाला कौन है, जो कहाँ के हैं? सर्विस लेने वाला कौन है और वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? सर्विस B2B है, B2C है? की कौन बोला? कर्ष, B2B। अब जब B2B सर्विस होती है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट और रिसिपिएंट की लोकेशन क्या है और सप्लायर की लोकेशन क्या है? कोलकाता। तो कैसा टैक्स हो गया? दूसरा केस, इन्फोसिस इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। इन्फोसिस रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर कैसा केस हो गया? और B2C है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस किसे माने? सर्विस कहां परफॉर्म हुई? समझ में आ गई बात? और अगर कोलकाता में सर्विस परफॉर्म होगी तो क्या लगेगा? क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। बढ़े आगे। एग्जाम्पल नंबर 35। गाइडलाइन अकेडमी रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड्स कमर्शियल ट्रेनिंग कोचिंग सर्विसेज टू बडिंग CMAs एट चेन्नई। गाइडलाइन अकेडमी जो ट्रेनिंग कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो कहां पे ट्रेनिंग और कोचिंग प्रोवाइड कर रही है? चेन्नई में। यानी सर्विसेज कहां परफॉर्म हो रही है? चेन्नई में। मैनी स्टूडेंट्स हु आर अनरजिस्टर्ड फ्रॉम तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला कम एंड स्टे इन चेन्नई फॉर द पर्पज ऑफ अंडरगोइंग ट्रेनिंग। जब बताइए सर्विस B2B है, B2C है? और B2C होता है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? कहां परफॉर्म हुई? आ गई क्या बात समझ में? कंसेप्ट का आखिरी सवाल, दो सवाल हैं और 36। एक्स लिमिटेड बीइंग रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन हैदराबाद hires Mr. Y who is located in Chennai for appraisal performance of senior employees। बताइए इस लाइन में सर्विस देने वाला कौन है? Y, ठीक है, और सर्विस लेने वाला X। X लिमिटेड कहां पे रजिस्टर्ड है? हैदराबाद में। और सर्विस का नेचर क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। Mr. Y visits हैदराबाद टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ सीनियर एम्प्लॉइज। जो सर्विस देने वाले Y हैं वो काम करने के लिए कहां जाते हैं, कहां सर्विस परफॉर्म करते हैं? हैदराबाद में। ये क्या लिखता है आपको? इस सवाल को पढ़ के क्या लगता है? B2B, B2C? B2B। वेरी गुड, B2B। और व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? हैदराबाद, रिसिपिएंट की लोकेशन। दूसरा केस, what would be the place of supply if some selected employee and relevant papers sent to Chennai and X Limited is unregistered? अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होता और एम्प्लॉइज को काम करवाने के लिए चेन्नई भेजा जाता तो व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस? क्योंकि B2C में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? वेरी गुड। लास्ट सवाल 37। रेमो, नाम सुना है सबने रेमो का? हाँ। ही इज वेल नोन कोरियोग्राफर बीइंग अ जज अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन डांस प्लस ऑडिशंस।
यानी सप्लायर ऑफ सर्विस कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। और वो क्या सर्विस दे रहे हैं? परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहे हैं, ठीक है। ही गॉन टू बेंगलुरु फॉर अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ डांस शो कंपटीशन ऑफ वेरियस पार्टिसिपेंट्स। वो अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज कहां देने जा रहे हैं? बेंगलुरु। सवाल में आपको दिया हुआ है कि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो क्या मानेंगे? और जब B2C होता है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? कहां सर्विस परफॉर्म हो रही है? क्लियर है क्या बात? सबको समझ में आई? तो बस आज के लिए इतना। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड। वेरी गुड। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट की लोकेशन। रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, हेल्थ, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माने? जहां सर्विसेज परफॉर्म हुई। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल B2B है तो रिसिपिएंट की लोकेशन। हाँ, और B2C है तो क्लियर। बस आज के लिए इतना ही। और अब